आज प्लांट चलाना है, नहीं चलाएगा, छोड़ दो, बाद में देखेंगे। सर्जरी करना है, छोड़ दो, मर जाएगा, होगा कि नहीं? क्यों छोड़ने का बात है? कमज़ोर मन है। और मजबूत मन है तो बोलेगा चलो अभी कर लेते हैं। वो कभी ये नहीं बोलता, कल पे कभी नहीं टालता है, वो तुरंत, कल करना है अभी करूँगा, अभी करना चलो तुरंत तुरंत करूँगा, तुरंत इमीडिएट, कोई देयर इज नो टाइम लैग। तो बच्चों ये होता है मन की शक्ति। इसलिए अगर आप किसी का नकल करें तो उसका नकल करें जो मन की शक्ति जिसकी ज़्यादा है, जिसका मनोबल ऊंचा है, जो आखिरी समय तक अपने टारगेट पे डटा रहा, जमा रहा, लगा रहा, उसका नकल करना चाहिए। कायरों का नकल नहीं करना चाहिए। कायर तो छोड़ के भाग ही जाते हैं, इसलिए तो कायर हैं, इसलिए तो उनके जीवन में कोई सुख नहीं मिलता, इसलिए तो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। पेरेंट भी ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकते क्योंकि जानते हैं इसकी वैल्यू तो इतनी ही है। वो भी समझते हैं कि इसकी तो वैल्यू इतनी ही है, इसकी तो बस इतना ही है, आगे तो ये जा ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास शक्ति ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए मन में रोग मत पालिएगा, मन को निरोग रखिएगा। जितना पढ़े हैं वो आपको आ रहा है, जो नहीं पढ़े हैं उसको जानने के लिए तैयार रहिएगा। जब सब जान जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो या तो कॉलेज छोड़ के आपको दूसरा साइड पकड़ना पड़ेगा, और या तो रिजल्ट नहीं आएगा, और या तो कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। इतने पब्लिक के बीच में सब लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सेलेक्ट वही हो पाते हैं जो अंत तक लड़ते हैं, और नहीं तो बाहर हो जाते हैं। सच्चाई यही है, और इसके अंदर और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैं घर पर बैठ के रिवीजन कर लूँगा, मैं घर पे बैठ के अपने से पढ़ दूँगा, तो फिर वो इतना जब काबिल था तो पेरेंट को बेवकूफ़ क्यों बनाया, क्यों फीस जमा की कोचिंग में? अगर वो इतना बुद्धिमान था कि घर पे बैठ के वो कर सकता है, तो सोचने की बात है ना कि पेरेंट से फ़ीस क्यों जमा कराया कोचिंग में? इसका मतलब पेरेंट को बेवकूफ़ क्यों बनाया? पेरेंट को भी पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए कि जब तो इतना बुद्धिमान है, जब कोचिंग नहीं जाता तो अपने से ही कर रहा है, तो फिर पहले तो क्यों जा रहा था? तो पहले तो ने पैसा इतना क्यों जमा करा लिया था? तो मेरे से क्यों दुश्मन निकाला पैसा जमा करा के? वो पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। मैं तो होता तो पूछता कि तूने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब तूने या तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, या तो दुनिया को ठग रहा है। तो दुनिया को नहीं ठग रहा, वो सबको ठग नहीं रहा, अपने आप को ठगवा रहा है। ये बात हुआ, वो अपने आप को बेकार कर दिया है। तो बच्चों कुल मिला के मेरा इतना ही है इंटेंशन कि कभी हार नहीं मानना है। कंटिन्यूअस एफर्ट करने वाले हमेशा जीत के आते हैं। जो लगातार मेहनत करते हैं वही नंबर 1 पे जाते हैं। इसमें कभी दो राय नहीं है। और जीवन के हमेशा पूरे लाइफ में आपको बहुत काम करना है। कभी समय का कैलकुलेशन नहीं होता, कैलकुलेशन होता है काम का। कोई समय का कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए कि हमने 4 घंटे बिताया तो क्या हुआ। तो 4 घंटे बिताए चाहे 4 दिन बिता, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हो गया, बात ख़त्म हो गया। तो 4 घंटा बिताया कि 4 दिन बिताया कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा काम हो गया, बस काम ख़त्म हो गया। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बात समाप्त हो गया। अब कोई नहीं पूछने वाला है कि तूने 2 घंटा पढ़ता था कि 10 घंटा पढ़ता था। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब लोग पूछता है कि तू पढ़ता नहीं था। और पढ़ता था तो इसका मतलब किताब नहीं पढ़ता था, कहानी पढ़ता था। क्योंकि तब आप बताओगे कि मैंने इतना बहुत काम किया, कोई मानने को तैयार नहीं। और अगर रिजल्ट आ जाए तो आप बोलो कि मैं बिना पढ़े पास किया, तो भी आपको मान लेगा लोग, बोलेगा तब बहुत बुद्धिमान है, ये तो बहुत बुद्धिमान है। और देखो सिलेक्शन के बाद लोग अक्सर यही कहता है, पढ़ेगा 18 घंटे, बताएगा 8 घंटे। क्यों? क्योंकि अब तो सिलेक्शन है ना, अब तो जो कहेगा वही मानेगा। तो क्योंकि अब उसकी वैल्यू हो गई। तो कुल मिला के चलिए, अब टाइम नहीं ख़राब करेंगे, आगे बढ़ना मेरे को। मैं एक बात बोल रहा था कि सब चीज़ों को ठीक से सीखेंगे। और मेरे पास है फिजिक्स में, आपको मैं जितना बताऊंगा उतना सीखना है, मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। मैं पूरी फिजिक्स पढ़ाता हूँ A to Z, एक भी लाइन नहीं छोड़ता हूँ किसी भी फील्ड का। और कहीं कोई अंतर नहीं होता, सब एक ही हिसाब से पढ़ाता हूँ, सब एक ही स्टाइल में पढ़ाता हूँ। पूरी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, बस ध्यान से सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। और जितना पढ़ेंगे उतना इसी क्लास में ही ठीक करते जाएँ। और फिजिक्स अगर अच्छी हो गई तो दुनिया में कोई पावर नहीं कि आपको सिलेक्शन के लिए रोक ले। और अगर फिजिक्स ख़राब हो गई, दुनिया में कोई पावर नहीं कि आपका सिलेक्शन करा दे। दोनों बातें हैं, इसलिए आपको इसे ठीक ही करना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बाकी सब्जेक्ट बोरिंग हो सकता है, लेकिन फिजिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे दुनिया में दिखता है, हम उसी के जीवन में रहते हैं, उसी के फील्ड में हम हैं, और बस उसको अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसे इंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
और वो कर लें तो बिना पढ़ाई आपको फिजिक्स आने लगती है, बिना किसी चीज़ के ही आने लगती है। हमें कौन सा, हम तो दुनिया भर ऐसे बताते ही तो रहते हैं, चीज़ें पकड़ में आई हैं, सब चीज़ें समझ में आती है, सब बोलते रहते हैं, कहीं कोई चीज़, कहीं कोई चीज़, कहीं कोई चीज़, पता नहीं कब कौन सवाल बना दें, कोई पता नहीं रहता। जो दिमाग में आ गया वो सब सवाल बना देते हैं खट से, आप लगाते हैं बैठ के। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो पॉइंट हो गया था। अब हमें जो आखिरी इन्फॉर्मेशन देनी है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। थोड़ी सी बात अब और बचती है, और इसे कुछ बात लिख लो आप, तब सवाल रह जाएगा, अभी 5 मिनट बाद बताएंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ बहुत बातें हैं नहीं, बस ये बताना है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है। तो उसका कारण क्या है, प्रोफेसर गिलबर्ट ने पहले ही बताया था। अब इसको सुनते जाएं आप, इसमें कुछ है नहीं, ऐसे समझना है। प्रोफेसर गिलबर्ट ने पहले ही बता दिया था कि मैग्नेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट। अब अर्थ के मैग्नेट होने का कारण क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि अर्थ का रोटेशन है, और अर्थ के सरफेस के अंदर जब हम जाएं तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अर्थ के अंदर टेम्परेचर ठंडा नहीं है, गर्म है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और उसके अंदर जो तमाम मेटल हैं, और वो मेटल मॉल्टन स्टेट में है। मॉल्टन माने पिघला हुआ है, और जब वो, और विस्कस है, पिघला हुआ है और साथ साथ विस्कस है। और जब वो अर्थ का रोटेशन है तो विस्कस होने के कारण फ्लूइड की अलग अलग डेंसिटी भी होगी, अलग अलग इनर्शिया भी होगी। तो अलग अलग इनर्शिया होगी तो अलग अलग ओमेगा होगा, और अलग अलग ओमेगा होगा तो बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और लिक्विड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन से चार्ज आएगा, और जब चार्ज आएगा तो चार्ज के कारण वो करंट आएगा, और जब करंट फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट हो गया तो करंट भी आएगी अंदर, या इलेक्ट्रॉन का सारा अलाइनमेंट हो गया तो मैग्नेट बन गया। तो इसलिए अर्थ क्या है? मैग्नेट है। अर्थ के मैग्नेट होने का एक ही कारण आज तक 1600 से लेके 2023 तक एक ही कारण है। बाकी लोगों ने बहुत सारे कारण बताए लेकिन सब ठीक नहीं है। यही सही है जो गिलबर्ट ने बताया था कि अर्थ के अंदर मॉल्टन स्टेट है मेटल, और ड्यू टू different inertia, different viscosity, there will relative motion between two layer, so that there will frictional charge, and all the electron will align, as well as we can say there is current. Due to this current magnetic field will generated, और वो पूरे अर्थ का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर का फील्ड तो ये है। बाहर क्या है कि हमारा एटमॉस्फेयर जैसे है ऐसे ही तमाम स्फेयर हैं। ट्रोपोस्फेयर है, मेजोस्फेयर है, उसी में एक आयनोस्फेयर है। आयनोस्फेयर क्या है कि सन से कॉस्मिक रेज आती हैं, और कॉस्मिक रेज क्या है? प्रोटॉन की बीम है, और वो एटमॉस्फेयर में है, वो आयंस हैं, और पूरा हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? घूम रहा है अर्थ के साथ। और जब पूरा एटमॉस्फेयर घूम रहा है अर्थ के साथ तो उसमें आयनोस्फेयर में जो आयंस हैं वहाँ से फिर वही बात हो गई, अलाइनमेंट हो गया। जब अलाइनमेंट हुआ तो बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इसका मतलब अर्थ के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर भी मिलता है और अंदर भी मिलता है। इसीलिए जब ट्रेन वेन चलती हैं तो मैग्नेटिक लाइन कट होती है तो इंडक्शन होता है, इंड्यूस करंट आती है, बहुत सारे उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये सब कारण है। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने देखा क्या? हम लोगों ने क्या देखा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जानना है तो हमने मैग्नेटिक निडल लिया, और मैग्नेटिक निडल को मान लो कि ये पेन मैग्नेटिक निडल है, इसको मैंने लेके ऐसे सस्पेंड किया। अब अगर ये सस्पेंड किया, इधर अर्थ का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ साउथ पोल वो लाइन है जिसके अबाउट अर्थ का रोटेशन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? नॉर्थ साउथ। और उसे कौन सा नॉर्थ साउथ कहते हैं? जाग्राफिकल। तो जाग्राफिकल नॉर्थ साउथ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उस मैग्नेट को जब हमने लेके इसको सस्पेंड किया तो इस मैग्नेट में जो एक पोल है और एक पोल इधर है, दो पोल है, तो ये पोल को ऐसे होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ एक्चुअल में तो जाग्राफिकल
नॉर्थ साउथ ये है। और जब मैग्नेट को मैंने रखा तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन मैग्नेट ऐसे था, तो मैग्नेट को तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे था। अब ये जो मैग्नेट है एक्चुअल में ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पे नहीं था, बल्कि उससे कुछ एंगल बनाया, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एक वर्ड आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यही आपसे पूछता है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है क्या। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन, इसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। जो नॉर्थ साउथ वाली लाइन है, अगर ऐसे एक दीवार बना दें, ईंट की दीवार नॉर्थ साउथ में से उठा दें, तो जो दीवार है उसे क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और एक जो मैग्नेट के नीचे दीवार उठा दें तो हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब दोनों मेरिडियन के बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं, उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो पोल मैग्नेट का नॉर्थ की ओर है, तो ये पोल मैग्नेट का कौन होगा जो नॉर्थ की ओर है? नॉर्थ तो नहीं हो सकता, तो ये मैग्नेट का साउथ पोल है। और किधर है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर। लेकिन उस पर हम लोग क्या लिखे रहते हैं? यन। तो मैग्नेट पे यन लिखा होता है। तो मैग्नेट पे जो यन लिखा है वो कौन सा यन है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ? वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ है। तो अगर कोई पूछे मैग्नेटिक साउथ माने ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अगर मैग्नेट के ऊपर यन लिखा हुआ है तो वो पोल मैग्नेट का कौन सा है? साउथ है, लेकिन वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। वो मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं है, वो मैग्नेटिक साउथ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। क्योंकि हम मैग्नेट का डायरेक्शन मैग्नेट का यूज़ क्या किया है? डायरेक्शन जानने के लिए। और जो नॉर्थ की ओर जाएगा उसे पे मैंने नॉर्थ प्रिंट कर दिया, जो साउथ की ओर चला गया उसे मैंने साउथ प्रिंट किया। लेकिन एक्चुअल में जो साउथ अर्थ की ओर है वो मैग्नेट का नॉर्थ है, और अर्थ के नॉर्थ की ओर जो है वो मैग्नेट का साउथ है। ये बात समझ में आ रहा? इसे हम लोग क्या बोला? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोला। अब एक बात और सुनो, अभी नीट के पेपर में था कि ऐसा लाइन जहाँ पे सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एक लाइन जिसका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन माने जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है ये वाला, इस लाइन पर दुनिया के जितने भी देश हैं या जितने भी प्लेस हैं, उस लाइन जो जा रही है सेम डिक्लिनेशन का, उसका नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ता है आइसोगोनिक लाइन, GONIC। तो आइसोगोनिक लाइन क्या है? लाइन हैविंग इक्वल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और अगर डिक्लिनेशन 0 हो जाए, मतलब वो दोनों एक तरफ हो जाए, तो ऐसे लाइन का नाम क्या पड़ता? एगोनिक लाइन। तो एक आइसोगोनिक और एक एगोनिक, ये 3 पॉइंट आप खटाखट लिख दीजिए। पहले लिखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यही है अर्थ मैग्नेटिज्म की बात। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो बच्चों एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसे हम लिखते हैं GM, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे यहाँ पे अगर हम चित्र बनाएं तो मान लो कि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है,
ये इस तरह से है। अब देखो इधर है, ये नॉर्थ है, अर्थ का नॉर्थ है, और इधर की तरफ साउथ होगा, ये नॉर्थ पोल है। और मैग्नेट को जब मैंने सस्पेंड किया तो मैग्नेट का नॉर्थ इधर आ गया, जब मैग्नेट को मैंने सस्पेंड किया, थोड़ा समझाता हूँ, रुको एक मिनट, ये ऐसे है। अभी मैग्नेटिक निडल है, इधर पीछे तक ले गया, और यहाँ पे अब इधर ये नॉर्थ पोल लिखा है। अब देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया जिसमें ये वाला है, और इधर वाला क्या है, जाग्राफिकल मेरिडियन हुआ। तो बच्चों जो ये वाला एंगल है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। समझ आया? थोड़ा ऐसे दिमाग में 3D है ना, तो थोड़ा सा समझ लो कि ऐसे ही बना हुआ है। अब ये जो नॉर्थ है ये मैग्नेटिक साउथ है, ये देखो नीचे लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक साउथ। ये कभी कभी ना पेपर में पूछ लेते हैं लोग। और जो एन लिखा हुआ है, एन का मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ। इसका मतलब है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, एन माने ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। अब नीचे फिर लिखोगे लाइन हैविंग इक्वल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इक्वल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन known as isogonic line। आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन को हाईलाइट कर लेना। किसी साल एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, तो बच्चे आइसोगोनिक लाइन पूछ रहा था कि क्या है। तो इक्वल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नोन एज आइसोगोनिक लाइन। अब अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ एगोनिक लाइन, एगोनिक, तो एगोनिक लाइन का मतलब लाइन हैविंग जीरो डिक्लिनेशन, लाइन हैविंग जीरो डिक्लिनेशन। अगर जीरो डिक्लिनेशन है तो एगोनिक लाइन है। तो बच्चों आइसोगोनिक और एगोनिक की बात हो गई। अब आप एक पॉइंट और लिख लो, एंगल ऑफ डिप, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये दूसरा वाला मैं बताने जा रहा हूँ, उसको सुनो। अब पहले तो मैग्नेट ने क्या किया, मैग्नेट का बिहेवियर क्या है कि वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से कुछ एंगल पर था। अब बच्चों ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मेरा जो हाथ दिख रहा है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये वाला ज्योग्राफिकल है। तो मैग्नेट कहाँ होगा, ज्योग्राफिकल में तो है नहीं, वो तो मैग्नेटिक मेरिडियन में है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन में है तो सीधा ही रहता, यहाँ सीधा भी नहीं है, इसको ऐसे रहना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन में ऐसे नहीं था, मैग्नेट ऐसे झुका हुआ था, ये देखने को मिला। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे था, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल नहीं था बल्कि हॉरिजॉन्टल से अर्थ की ओर झुका हुआ था। तो यही जो झुका हुआ एंगल है उसी को हम लोगों ने क्या कहा है, एंगल ऑफ डिप। अब ये क्यों झुका हुआ है, अब जो खींच रहा है उधर ही तो जाएगा, इसका मतलब अर्थ का फील्ड ही नीचे की तरफ है, तो अर्थ आसमान में तो है नहीं,
अर्थ तो नीचे ही है, तो फील्ड तो नीचे ही होगा। इसका मतलब अर्थ क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। तो इस मैग्नेट को अर्थ ने अपनी ओर खींचा, तो इसका मतलब अर्थ का फील्ड का नेट वैल्यू किधर है, इसी डायरेक्शन में जिधर ये मैग्नेटिक निडल जा रही है। तो बच्चों इसी एंगल को क्या नाम पड़ा है, डिप। तो अगर कोई पूछे एंगल ऑफ डिप क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक निडल जो एंगल बनाए, और कहाँ से एंगल बनाए, हॉरिजॉन्टल से, और किस में, मैग्नेटिक मेरिडियन में, उसी का नाम क्या पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप। उसी का नाम क्या पड़ेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब सुनो, ऐसे जितने प्लेस हैं जो सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे हैं, जितने भी प्लेस हैं, उसे हम लोग कहते हैं आइसोक्लिनिक। क्या नाम पड़ा, आइसोक्लिनिक। और अगर जीरो एंगल ऑफ डिप है तो उसे कहते हैं एक्लिनिक। तो आइसोक्लिनिक और एक्लिनिक, एक ये लाइन है, उसका भी नाम लिख दिया जाए, उसका भी काम कर दिया जाए। अब देखो पहले चित्र बना दूं, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन है, mm, ये जरूर लिख लेना मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में जो निडल है, मैग्नेटिक निडल है, वो कुछ एंगल बना रही है। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और हॉरिजॉन्टल से ये कुछ एंगल बनाया, और इसी एंगल को हम लोगों ने क्या कहा है, फाई। और ये जिधर की तरफ है उधर हमने क्या माना, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड। भाई जिधर फील्ड, इधर अर्थ खींचेगा उधर ही तो जाएगा, उधर ही जा रहा है जिधर अर्थ खींच रहा है, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब देखो बी का कंपोनेंट, इधर जो कंपोनेंट है बी का, बी कॉस फाई, इसे हम लोग लिखेंगे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और मैग्नेटिक मेरिडियन के दोनों एक्सिस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट हैं, एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में दोनों कंपोनेंट होते हैं, ज्योग्राफिकल में नहीं होते। मैग्नेट के दोनों कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट ज्योग्राफिकल मेरिडियन में नहीं है। मैं एक्चुअल में वो किस में है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। लेकिन ज्योग्राफिकल मेरिडियन में भी एक कंपोनेंट चला जाता है, कौन वाला, वर्टिकल वाला। अब देखो अभी क्या बोला, अभी समझाता हूँ। तो बी बी बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस फाई। बच्चों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दो हो गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी एच अपान बी, या पहले बी बी लिख दो, बी बी अपान बी एच बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई। तो tan फाई माने एंगल ऑफ डिप आपको निकालना है, तो अर्थ के दो फील्ड आपको चाहिए, एक वर्टिकल चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल चाहिए। अच्छा साइन होगा ना, काश लिख दिया वहाँ, साइन कर दो, ये साइन कर दो। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किधर है, माइनस के की तरफ, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किधर है, मान लो जे की तरफ। जे माने साउथ नॉर्थ वाली लाइन, नॉर्थ साउथ की लाइन, और के माने परपेंडिकुलर। तो वर्टिकल का अर्थ का मान लो कि फील्ड इधर है ना, नॉर्थ साउथ की तरफ ही होगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर माने माइनस के हो गया, और इधर की तरफ जे हो गया। तो अगर कभी फील्ड का दो वैल्यू दे दे, बोले कि अर्थ का फील्ड 2j - 3k है, तो बताओ एंगल ऑफ डिप क्या है। तो वर्टिकल कंपोनेंट उसका 3 हो गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 हो गया।
तो आप 3/2 कर दोगे तो डिप एंगल आ जाएगा। तो बच्चों ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दे तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट किधर है? नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर है? नॉर्थ की तरफ। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ से आप एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हो। अब ऐसे जानते रहना कि बस आपसे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है, कंपोनेंट की बात पूछता है, यहीं रख लेना आ जाएगा। अब बताओ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? √BH² प्लस BB²। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में यही 2 बात पूछता, बाकी कुछ नहीं पूछता उसका। अब यहाँ पे लिखेंगे लाइन हैविंग इक्वल एंगल ऑफ डिप इक्वल एंगल ऑफ डिप नोन एज, कौन सा लाइन बोला था बच्चों? हाँ, आइसोक्लिनिक लाइन। और लाइन हैविंग 0 डिप known as अक्लिनिक लाइन। अक्लिनिक लाइन। अब आपके सिलेबस में यही इतनी बात अर्थ मैग्नेटिज्म में है, इसके अलावा कोई बात आपको नहीं पढ़ाया जाता। और जो बातें हैं वो बीटेक और एमटेक के लेवल पे जाएंगी। अब आपको बीटेक जब एमटेक जो करेंगे उनको अर्थ का फील्ड के बारे में समझना है, बाकी जिनको जितना समझना है इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। इतना समझ में आया? तो एक सवाल लिख लो ज़रा, हम भी समझ लें। बच्चों ये क्वेश्चन लिखो इफ़ ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ डिप। एक सवाल, मेरा सवाल शुरू हो गया। इफ़ सब लोग नोट कर लिया है ना इतना? हाँ, पहले लिख लो तभी मैं शुरू करूँ। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ा जाता है। पढ़ाई में कोई हड़बड़ी नहीं की जाती। अभी देखो, अभी बाज़ार में कोई सामान लेना हो तो बड़ा स्थिर होकर सामान खरीदेंगे। हाँ, एक एक चीज़ को देखेंगे। और पढ़ाई में इतनी तेज़ी से भगाई, और इसीलिए जीवन में सारा सुख अपने आप भाग जाता है। पढ़ते समय तो बड़ा धैर्य से पढ़ना चाहिए। यही एक काम है जिसे तो बड़े तन मन से करना चाहिए। और इसी काम में लोग भागते हैं। मास्टर भी बहुत तेज़ भागते हैं, वो नहीं भागना चाहिए। हाँ, उसको मैनेज करना चाहिए कि हम टाइमली चीज़ों को ले जाएं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। हम ये नहीं कह सकते ना कि बच्चे लेट में आए थे, हमें नहीं कह सकते। लेट में आए थे ठीक है, तो उनको लेट तक पढ़ाओ। हाँ, उनको जल्दी छोड़ के क्या पाओगे? अब हम कभी देखिए घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही रुकेंगे और वही रिजल्ट देंगे। उन्हीं की तो तलाश है। ज़रा हम देखना चाहते हैं मेरे कोचिंग के कौन कौन स्टूडेंट थे, ये देखना चाहते हैं। और कितने लोग बाज़ार में पिकनिक मनाने आए थे, वो भी देखना चाहते हैं। इसलिए आराम आराम से पढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये सब का काम समाप्त हो गया। अब एक सवाल लिख लीजिए बच्चों। लिखो इफ़ observed angle of dip from geographical meridian of angle of inclination declination theta is phi dash, then find actual angle of dip, actual angle of dip। देखो इसमें एक ही सवाल है जो बहुत बार पूछा है, बाकी तो वो जो जिस पे मैंने दोनों पे टिक लगाया है
वो यूजुअली आपके एग्ज़ाम में आता ही रहता है। लिखा है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ डिप फ्रॉम ज्योग्राफिकल मेरिडियन। थोड़ा हम इसे बच्चों एग्जाम्पल बना के दिखाना चाह रहे हैं। सुनो ज़रा, इसको समझो। तो देखो, दो मेरिडियन है, एक ज्योग्राफिकल है और एक मैग्नेटिक है। ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन और ये वाला ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और इसके बीच का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा है। जिस आदमी ने एंगल ऑफ डिप देखा वो कहाँ से देखा? ज्योग्राफिकल से। और उसको देखना कहाँ से चाहिए था? मैग्नेटिक से। तो जहाँ से देखना चाहिए वहाँ से नहीं देखे तो सही देखोगे तो गड़बड़ी देखोगे। अब देख लिए वो गड़बड़ और सही जानना चाहते हो तो दिमाग होगा तो भी सही जान लोगे। अब देखो, वो देखा है आदमी कहाँ से? यहाँ से। जब यहाँ से देखा तो उसको 5 डैश दिखा। तो एक्चुअल में क्या है ये सवाल है, एक्चुअल में क्या है ये सवाल है। अब जब हम मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेट का जो निडल है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन में रहेगा कि मैग्नेटिक? ज्योग्राफिकल में क्या लेने जाएगा निडल? मैग्नेटिक में रहेगा। तो ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट है। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप फाई है, यही जानना है। और 5 डैश वो देख रहा है और उसको फाई जानना है। तो या तो मैग्नेटिक मेरिडियन में चले आओ, लेकिन अब उसका घर फूलपुर में है तो प्रयाग में क्यों आए? फूलीपुर से देख ले, प्रयाग के बारे में वो जान के वहाँ से अंदाज़ा लगा लेगा। तो हम यहाँ से देखेंगे, लेकिन देखना यहाँ से चाहिए था, लेकिन देखूँगा यहाँ से, इसलिए मेरे को गड़बड़ दिखा है। अब बच्चों बी का कंपोनेंट आएगा BH, इसका कंपोनेंट आएगा BH का कंपोनेंट एक और आएगा BH cos थीटा, और BB का कंपोनेंट एक और आएगा, लेकिन वो दोनों एक ही होगा, दोनों एक ही लाइन पे हैं, एक ही होगा। अब देखो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ डिप, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ डिप जहाँ से वो देखा है वहाँ पे tan phi डैश है, और tan phi डैश बराबर BB डैश अपान BH